हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए जो हमारी सीरीज चल रही है भारत के इतिहास की, इसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत कंप्लीट करके हमने मध्यकालीन भारत स्टार्ट करा था। मध्यकालीन भारत में हमारा यूनिट नंबर 25 इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमने बात करी थी जो अरब लोग थे ना, अरबों का आक्रमण, सिंध पर विजय, ये चीज़ें हमने पहले पढ़ दी थी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। आज हमारा जो अगला यूनिट है यूनिट नंबर 26, इसमें हम बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, जो महमूद गजनवी था इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले जानते हैं महमूद गजनवी था कौन। ठीक है, तो देखिए जो महमूद गजनवी था इसका जन्म कब होता है? 1 नवंबर 971 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1 नवंबर 971 ईस्वी में इसका क्या होता है? जन्म होता है। अब देखिए महमूद गजनवी के बारे में एक फैक्ट क्या है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये क्या था? पहला मुसलमान शासक था। ठीक है, इसने क्या करी थी? सुल्तान की उपाधि धारण करी थी और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बना था। अब देखिए जो महमूद गजनवी था, जब इसके पिता का शासनकाल चल रहा होता है सुबुक्तगीन का, तो उस टाइम पे ये खुरासान का शासक था। कहाँ का शासक था? खुरासान का ये शासक हुआ करता था उस टाइम पे। ये चीज़ें हम आगे बात करेंगे। अब देखिए पहले हम बात करते हैं, इससे पहले महमूद गजनवी के बारे में जानने से पहले हम लोग बात करेंगे यामिनी वंश की। ठीक है, जिसको गजनी साम्राज्य भी बोला जाता है। ठीक है, यामिनी वंश या फिर इसी को गजनी साम्राज्य भी बोला जाता है। अब देखिए जो यामिनी वंश है या फिर इसको गजनी साम्राज्य बोला जाता है, तो इसकी स्थापना कौन करता है? अलप्तगीन नामक एक व्यक्ति करता है। ठीक है, अलप्तगीन नामक एक व्यक्ति क्या करता है? गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। वहां पर एक वंश की स्थापना करता है जिसको बोला जाता है यामिनी वंश। ठीक है, यामिनी वंश। अब देखिए जो गजनी जो साम्राज्य चलता था, अब आपको मैं इससे पहले बता चुका हूं, जब अरबों ने आक्रमण करा था भारत पर, तो भारत पर आक्रमण करने के बाद उसने सिंध वाला जो अफगानिस्तान वाला इलाका था, पाकिस्तान वाला इलाका था, उसको जीत लिया था। अब देखिए बेसिकली अफगानिस्तान वाले जगह पर ये क्या करते हैं? गजनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इस जगह का नाम ही गजनी होता है। ठीक है, अफगानिस्तान में एक जगह होती है गजनी, तो इसी जगह पर गजनी साम्राज्य की स्थापना होती है। ये कौन करता है? अलप्तगीन करता है, और यहीं पर यामिनी वंश की स्थापना भी करता है। ठीक है, अब देखिए ये भारत का मैप है, यहाँ पर ये अफगानिस्तान वाला इलाका है, काबुल वाला इलाका। यहीं पर काबुल वाले इलाके में गजनी एक जगह पड़ती है, उसी जगह पर गजनी साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है। अब देखिए ये वाला पाकिस्तान वाला इलाका है और ये पंजाब वाला इलाका है। ठीक है, पाकिस्तान और ये पंजाब वाले इलाके पर उस टाइम पे एक वंश चल रहा था जिसको बोला जाता है शाही वंश। ठीक है, इसको बोला जाता था शाही वंश, और शाही वंश का जो राजा हुआ करता था उस टाइम पे वो होता था जयपाल। ठीक है, जयपाल हुआ करता था शाही वंश का राजा। अब देखिए इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब देखिए अलप्तगीन के बारे में बात करें तो 932 ईस्वी में इसने क्या करी? गजनी साम्राज्य की स्थापना करी, यानी यामिनी वंश की वहां पर स्थापना करी 932 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? अलप्तगीन ने तो स्थापना करी, इसके बारे में ज्यादा नहीं है। इसके बाद जो इसका बेटा होता है, इसका जो आगे इसका गुलाम या फिर बेटा बोल सकते हैं, तो वो होता है पिरीतिगीन। ठीक है, कौन होता है? पिरीतिगीन होता है, ये इसका उत्तराधिकारी बनता है पिरीतिगीन। अब देखिए पिरीतिगीन 972 ईस्वी से लेकर 977 ईस्वी तक यहाँ पर गद्दी पर बैठता है। ठीक है, 972 ईस्वी से लेकर 977 ईस्वी तक ये क्या करता है? गद्दी पर बैठता है। और इसी के समय क्या हुआ? भारत पर पहली बार आक्रमण हुआ था। ठीक है, गजनी साम्राज्य का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? इसी के टाइम पीरियड पर होता है, पिरीतिगीन के टाइम पीरियड पर। ठीक है, अब देखिए जब पिरीतिगीन का शासनकाल खत्म हुआ 977 ईस्वी में, तो इसके बाद जो इसका गुलाम होता है और इसी का दामाद होता है। ठीक है, इसी का गुलाम और जो दामाद होता है जिसका नाम होता है सुबुक्तगीन। क्या होता है? सुबुक्तगीन नाम होता है। सुबुक्तगीन नामक व्यक्ति क्या करता है? गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। अब देखिए सुबुक्तगीन का जो शासनकाल चलता है वो 977 ईस्वी से 997 ईस्वी तक चलता है। अब देखिए जो सुबुक्तगीन था यही क्या होता है? महमूद गजनवी का पिता होता है। मैंने स्टार्टिंग पे बात करी थी, जब सुबुक्तगीन का शासनकाल चल रहा होता है उस टाइम पे जो महमूद गजनवी था वो क्या था? खुरासान का शासक हुआ करता था। ठीक है, खुरासान का क्या हुआ करता था? शासक हुआ करता था। तो देखिए सुबुक्तगीन के बाद इसका बेटा जो महमूद गजनवी होता है ये गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठ जाता है। कब बैठता है? 997 ईस्वी में। ठीक है, 997 ईस्वी में क्या होता है? गद्दी पर बैठता है और 1030 ईस्वी तक बैठता है। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए जो महमूद गजनवी था
इसके टाइम पीरियड पर खलीफा जो हुआ करता था, एक पद होता था खलीफा, तो उस टाइम पे जो खलीफा हुआ करते थे वो कौन होते थे? अल आदिर बिल्ला हुआ करते थे। ठीक है, अल आदिर बिल्ला क्या हुआ करते थे? महमूद गजनवी के टाइम पीरियड पर खलीफा हुआ करते थे। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको जो बताया था, मोहम्मद हजरत साहब जो थे, पैगंबर मोहम्मद साहब, उन्होंने क्या करा था? खलीफा नामक एक पद की स्थापना करी थी। अब जब अरबों का टाइम हुआ तो अरबों ने जब भारत पर आक्रमण करा, उस टाइम पे खलीफा कौन हुआ करते थे? वाहिद हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? वाहिद खलीफा हुआ करते थे, जिन्होंने सिंध पर आक्रमण करने के लिए इराक के गवर्नर को बोला था। अब देखिए, महमूद गजनवी के टाइम पीरियड पर जो खलीफा है वो है अल आदिर बिल्लाह। ठीक है, अब ये जो महमूद गजनवी था, ये क्या करता था? हर वर्ष भारत पर आक्रमण करता था। ठीक है, इसने शपथ ली थी अल आदिर बिल्लाह के समक्ष। ठीक है, जो महमूद गजनवी के टाइम पर खलीफा हुआ करता था अल आदिर बिल्लाह, तो महमूद गजनवी ने उसको शपथ दिलाया, मतलब उसको शपथ दी थी, मतलब इसको कसम खाई थी इसने कि मैं हर वर्ष क्या करूंगा? भारत पर आक्रमण करूंगा, मतलब हर वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा, पूरे भारत को जीतूंगा करके इसने जो खलीफा था उसके समक्ष क्या करा था? शपथ खाई थी या शपथ ली थी। ठीक है, तो देखिए कब कब ये आक्रमण करता है ये बाद में बताएंगे। उससे पहले देखिए, गजनवी का जो भारत पर पहला आक्रमण हुआ वो 1001 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है, 1001 ईस्वी में इसने क्या करा था? भारत पर पहला आक्रमण करा था। ठीक है, अब देखिए, सिंध पाकिस्तान वाला प्रांत तो इन्होंने जीत लिया था, लेकिन जो अभी भी पूरा भारत का एरिया था वहां पर किसी का भी शासनकाल नहीं था। वहां पर जो हिंदू शासक थे उन्हीं का शासनकाल चल रहा था। इन्हीं के बाद धीरे धीरे वहां पर मुगल आएंगे। ठीक है, ये तुर्क लोग आएंगे, फिर मुगल लोग आएंगे। तो देखिए, इसने पहली बार भारत पर 1001 ईस्वी में आक्रमण करा था। अब देखिए, जो खलीफा हुआ करते थे उस टाइम पे, खलीफा जो बिल्लाह थे, अल आदिर बिल्लाह। ठीक है, खलीफा कौन थे? अल आदिर बिल्लाह थे। तो बिल्लाह ने इसको एक उपाधि दी थी गजनवी को। ठीक है, किसको उपाधि दी थी? महमूद गजनवी को उपाधि दी थी। कौन कौन सी उपाधियां थी? एक तो थी यामीन उद दौला, एक था यामीन उद मिल्लाह। ठीक है, कौन कौन सी उपाधि थी? एक था यामीन उद दौला। ठीक है, यामीन उद दौला। दूसरी उपाधि थी यामीन उल मिल्लाह। ठीक है, यामीन उल मिल्लाह करके इसको दो उपाधियां मिली थी। किसके द्वारा मिली थी? अल आदिर बिल्लाह के द्वारा मिली थी, जो उस टाइम पे क्या हुआ करता था? खलीफा हुआ करता था। अब इसने खलीफा के समक्ष शपथ ली थी कि मैं हर वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा। तो 1001 ईस्वी में इसने पहला आक्रमण कर दिया। अब इसके बाद जो इसका फेमस आक्रमण है वो माना जाता है वहिंद का प्रथम युद्ध। ठीक है, अब वहिंद का प्रथम युद्ध हम मैप के थ्रू जानेंगे। जो मैंने बताया, पंजाब और पाकिस्तान वाले इलाके पर जो शासन चल रहा था उस टाइम पे, जो वंश चल रहा था वो था शाही वंश। ठीक है, शाही वंश का यहाँ पर क्या चल रहा था? शासन चल रहा था। शाही वंश में जो राजा थे उनका नाम था जयपाल। तो जयपाल का यहाँ पर शासनकाल चल रहा होता है। तो वहिंद का जो पहला युद्ध हुआ था, ठीक है, कौन सा युद्ध? वहिंद का पहला युद्ध होता है। तो वहिंद का पहला युद्ध महमूद गजनवी कर देता है शाही वंश पर। ठीक है, शाही वंश पर क्या कर दिया? महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया जयपाल पर। ठीक है, जयपाल पर इसने आक्रमण करा तो युद्ध, तो ये काफ़ी भयंकर युद्ध होता है जयपाल और गजनवी के मध्य। अब ये जो युद्ध हुआ था ये 1001 ईस्वी में हुआ था। इसी को वहिंद के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यही गजनवी का क्या था? पहला आक्रमण था। ठीक है, गजनवी का पहला आक्रमण कौन सा था? यही था वहिंद का प्रथम युद्ध, इसको बोला जाता है 1001 ईस्वी में हुआ था। तो जयपाल और गजनवी के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, तो इसमें जयपाल हार जाता है, महमूद गजनवी जीत जाता है। अब जैसे ही महमूद गजनवी जीता तो जयपाल को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है इस युद्ध में हारने के बाद, और युद्ध में हारने के बाद वो काफ़ी डर भी जाता है। ठीक है, डर जाता है, हार गया, डर गया, दूसरी बार युद्ध करेगा तो मारे जाएंगे, हमारे राज्य का क्या होगा, इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब जयपाल डर जाता है तो डरने के कारण वो क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, जयपाल क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। अब जब आत्महत्या कर ली तो राज्य किसको सौंप देता है? आत्महत्या करने से पहले वो राज्य सौंप देता है अपने बेटे आनंदपाल को। किसको सौंप देता है? आनंदपाल को वो राजगद्दी सौंप देता है, पूरा राज्य सौंप देता है। उसके बाद ये क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। अब जो जयपाल का पुत्र हुआ करता था आनंदपाल, जिसको इसने पूरा राजपाट दे दिया था, तो ये यहाँ का राजा बन जाता है शाही वंश का।
अब महमूद गजनवी कहाँ रुकने वाला था, अब इसने क्या करा, दूसरे ही साल इसने वह हिंद का द्वितीय युद्ध कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, वह हिंद का द्वितीय युद्ध कर दिया। अब यहाँ पर उस टाइम पे राजा कौन हुआ, ये हुआ आनंदपाल। ठीक है, जो क्या था, जयपाल का बेटा हुआ था आनंदपाल। ठीक है, जयपाल के बेटे आनंदपाल पर इसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब आनंदपाल उतना समक्ष राजा नहीं था, क्योंकि जो महमूद गजनवी था वो तो काफी बड़ा राजा था। ठीक है, काफी भयंकर योद्धा था। तो इसने आनंदपाल को इजीली हरा देता है। ठीक है, आनंदपाल को ये इजीली हरा देता है। महमूद गजनवी यहाँ पर जीत जाता है और पंजाब और जो काबुल वाला इलाका था, सॉरी, पंजाब और जो पाकिस्तान वाला इलाका था, यहाँ पर अब क्या हो जाता है, इसका राज्य हो जाता है, मतलब यहाँ पर इसका अधिकार हो जाता है। ठीक है, इतना हिस्सा इसने जीत लिया, शाही वंश इसने पूरा जीत लिया। अब इसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे तुर्कों ने आक्रमण करा, तुर्क आक्रमण जिसको बोला जाता है। तो बेसिकली जो ये तुर्क लोग थे, ये होते कौन थे, कहाँ के थे, कहाँ के होते थे ये लोग। तो ये जो तुर्क लोग होते थे, ये चीन के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की एक जनजाति हुआ करती थी। अब देखिए, जैसे ये भारत है, ठीक है, ये भारत वाला इलाका है, तो भारत में यहाँ वाला जो इलाका है ये चीन वाला इलाका है। ठीक है, ये चीन वाला इलाका है, तो चीन का जो उत्तरी और जो पश्चिमी वाला इलाका था, मतलब ये वाला जो इलाका था, जो उत्तराखंड इधर जम्मू कश्मीर से लगा वाला जो इलाका है चीन का, तो इसी इलाके की एक जनजाति हुआ करती थी जिसको हम लोग तुर्क कहते हैं। ठीक है, तो तुर्कों ने जब आक्रमण करा तो तुर्कों ने पूरे भारत पर आक्रमण करा था। ठीक है, तुर्कों ने क्या करा था, पूरे भारत पर आक्रमण करा था। अब देखिए, जो इस्लाम धर्म था, इस्लाम धर्म के प्रभाव में भारत पर कौन कौन से लोग आते हैं, पहले तो अरब लोग आए। जब इन्होंने सिंध विजय किया तो पहले अरब लोग आए, अरबों के बाद जो ये तुर्क लोग थे, तुर्क लोग भी यहाँ पर आए और तुर्कों ने क्या करा, पूरे भारत पर आक्रमण करा था। ठीक है, तुर्कों के बाद जो मिस्र के लोग थे, मिस्र के लोग भी यहाँ पर आए। फिर लास्ट में जो टर्किश लोग थे, टर्किश लोग भी यहाँ पर आए। ठीक है, तो जो तुर्क लोग होते हैं, एक तो तुर्क ये चीनी तुर्क हो गए, ये जो दूसरे तुर्क हैं यानी टर्की लोग, इनको टर्किश बोला जाता है। तो ये टर्किश जो आए यहाँ पर, ये अंतिम थे भारत पर आक्रमण करने वाले। ठीक है, जो टर्किश लोग आए तो ये भारत पर आक्रमण करने वाले लास्ट लोग थे। तो टर्किश का जो लास्ट खलीफा हुआ करता था, उसकी हत्या कौन कर देता है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा नामक एक व्यक्ति कर देता है। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा नामक एक व्यक्ति होता है जो क्या कर देता है, जो टर्किश लोग थे, टर्किशों का जो अंतिम खलीफा हुआ उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पर काफ़ी सारे वंश आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर तुर्कों का आक्रमण हुआ तो फिर यहाँ पर मुगल आएंगे, बहुत सारे यहाँ दिल्ली सल्तनत आएगा, तो उसके बाद यहाँ पर आक्रमण होते रहते हैं। लेकिन जो ये इस्लामिक लोग थे, इस्लामिकों में टर्किश लोग अंतिम थे यहाँ पर आक्रमण करने वाले, और इनका जो अंतिम खलीफा हुआ करता था उसकी हत्या मुस्तफ़ा कमाल पाशा नामक एक व्यक्ति कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी महमूद गजनवी के बारे में। देखिए, कुछ और फैक्ट हैं महमूद गजनवी के बारे में, उनको भी हम लोग देखते हैं। अब देखिए, महमूद गजनवी का जब दरबार चलता था तो उसके दरबार में काफ़ी सारे लोग रहते थे। ठीक है, इनके दरबार में एक हिंदू सेनापति भी रहते थे जिनका नाम था सेवंद राय। क्या नाम था, सेवंद राय नाम के एक हिंदू क्या रहते थे, सेनापति रहते थे, सेवंद राय। यहाँ और एक कौन थे, तिलक। ठीक है, सेवंद राय और तिलक नामक व्यक्ति क्या रहते थे, इसके दरबार में रहते थे, जो हिंदू सेनापति हुआ करते थे इसके दरबार में। ठीक है, और भी व्यक्ति इसके दरबार में थे, जैसे अलबरूनी नामक एक व्यक्ति इसके दरबार में रहते थे। जो अलबरूनी नामक व्यक्ति थे ये अरबी लेखक हुआ करते थे। ठीक है, ये अरबी लेखक हुआ करते थे। इन्होंने काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से एक पुस्तक है किताब उल हिंद करके। ठीक है, किताब उल हिंद करके इनकी एक पुस्तक है। दूसरी जो पुस्तक है वो है तहकीक ए हिंद। ठीक है, तहकीक ए हिंद करके इनकी एक पुस्तक है। तो जो अलबरूनी है अरबी लेखक, इनकी दो पुस्तकें हो गई, एक तो होगी किताब उल हिंद, दूसरी होगी तहकीक ए हिंद। और महमूद गजनवी के दरबार में एक और लेखक, एक और दरबारी रहते थे जिनका नाम था उतबी। ठीक है, क्या नाम था, उतबी नाम था, उतबी और एक और व्यक्ति थे फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी और उतबी नामक दो लेखक और रहते थे इसके दरबार में। और जो फिरदौसी हैं, फिरदौसी की एक पुस्तक है जिसको बोला जाता है शाहनामा। ठीक है, शाहनामा लिखी है फिरदौसी ने, जो क्या था, महमूद गजनवी का दरबारी था। अब देखिए, इसके बाद हम लोग बात करें महमूद गजनवी की, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ये मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, ये था महमूद गजनवी। अब देखिए, इसके बाद
महमूद गजनवी के बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, भारत पर सर्वाधिक आक्रमण करने वाला मुसलमान शासक कौन था? महमूद गजनवी था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण करा था। कितने बार? 17 बार इसने भारत पर आक्रमण करा था। पहला आक्रमण इसका हुआ था जयपाल के विरुद्ध, जो शाही वंश था उसके विरुद्ध हुआ था, जिसको हम लोग जानते हैं वहिंद के युद्ध के नाम से। वहिंद के युद्ध के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। 1001 ईस्वी में इसने पहला युद्ध करा और 1027 ईस्वी तक इसने टोटल 17 बार इसने आक्रमण करा था। देखिए, इसका जो पहला आक्रमण था उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। 1001 ईस्वी में इसने वहिंद का युद्ध लड़ा था शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध, ठीक है। 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक ये कंटिन्यू यहाँ पर आक्रमण करता है और 1027 ईस्वी में इसने महमूद गजनवी ने भीमदेव को हराया होता है, ठीक है। 1025 ईस्वी में, सॉरी, ठीक है, 1025 ईस्वी में हिंदू शासक भीमदेव को हराता है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए, सुल्तान की उपाधि तो इसने धारण कर ली, पहला शासक बन गया सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। और इसके दरबारियों के बारे में भी हमने बात कर दी। तो इसके उद्देश्य क्या होते थे आक्रमण करने के? बेसिकली तो इसका जो उद्देश्य होता था वो होता था धन दौलत लूटना, ठीक है। धन दौलत लूटना इसका क्या होता था? मेन उद्देश्य होता था। अब देखिए, इसके बाद हम बात करें तो 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने 17 बार आक्रमण करा। लेकिन जो इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है वो कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर इसने कब आक्रमण करा था? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1025 ईस्वी में इसने क्या करा था? सोमनाथ पर आक्रमण करा था। उस टाइम पे जो वहां के शासक हुआ करते थे वो थे भीम प्रथम, यानी इसको भीमदेव भी बोला जाता है, ठीक है। जो मैं अभी बात कर रहा था भीमदेव की, तो ये भीम प्रथम या भीमदेव इसको बोला जाता है। तो भीमदेव को इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के आक्रमण में इसको हराया था। अब देखिए, जो सोमनाथ का मंदिर है ये सौराष्ट्र में पड़ता था, गुजरात में, ठीक है। यहाँ पर जो सोमनाथ का मंदिर है भगवान शिव का हुआ करता था। तो इसने इस मंदिर पर आक्रमण करके यहाँ पर क्या करी? लूटपाट मचाई, जिसमें इसने 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटी थी, ठीक है। कितने लाख दिनार की? 20 लाख दिनार की इसने संपत्ति कहाँ से लूटी थी? सोमनाथ मंदिर से लूटी थी। और वहां के शासक भीमदेव या भीम प्रथम को इसने हराया था। अब देखिए, जब ये 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट के वापस जा रहा होता है तो वापस जाते टाइम जाटों ने गजनवी पर आक्रमण कर लिया, ठीक है। जो वहां के जाट लोग थे, जाट लोगों ने क्या करा? गजनवी पर आक्रमण करा और आक्रमण करने के पश्चात कुछ संपत्ति उससे लूट कर ले गए, ठीक है। जो जाट लोग थे इन्होंने गजनवी पर आक्रमण कर दिया। जब गजनवी वापस लौट रहा था तो उस पर जाटों ने आक्रमण करा और कुछ संपत्ति लूट के जाटों ने ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, जो इसके उद्देश्य थे धन दौलत लूटना, तो इसी के उपलक्ष्य में देखिए जो गजनवी होता है इसका अंतिम आक्रमण कौन सा था? तो 1027 ईस्वी में इसने अपना अंतिम आक्रमण करा था, ठीक है। ये इसका क्या था? 17वां आक्रमण था भारत पर। जो 1027 ईस्वी में इसने अंतिम आक्रमण करा था ये जाटों के विरुद्ध हुआ था। अब देखिए, जाटों ने इसको लूटा था 1025 ईस्वी में, तो 2 साल बाद इसने उन्हीं पर आक्रमण करा, क्योंकि ये चुप रहने वाला शासक नहीं था, क्योंकि जाटों ने उसको लूटा था तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हुआ था। तो 2 साल बाद इसने 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध इसने क्या कर दिया? गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण कर दिया। अब इसके पश्चात क्या होता है? 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके जो अटैक्स हुए थे, जो इसका जो आक्रमण काल था वो 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी माना जाता है, यानी 26 वर्षों तक इसने भारत पर संघर्ष किया और टोटल 17 बार इसने आक्रमण किया था। तो ये सारी चीजें थी महमूद गजनवी के बारे में, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, कुछ चीजें हैं। तो खतौली का जो युद्ध हुआ था ये 1517 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अब देखिए, जो कलिंग का युद्ध है इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, जो मैं प्राचीन भारत में आपको करा चुका हूँ, थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूँ। जो कलिंग का युद्ध हुआ था ये 261 ईस्वी पूर्व हुआ था, ठीक है। 261 ईस्वी पूर्व यानी 261 BC में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? अशोक तथा राजा खारवेल। कलिंग राजा जो खारवेल था, खारवेल और अशोक के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अशोक हार जाता है, ठीक है।
इस युद्ध में क्या होता है, अशोक हार जाता है, राजा खारवेल जीत जाता है। अब देखिए राजा खारवेल वैसे तो नहीं जीत सकता था, क्योंकि अशोक इसीलिए हारता है क्योंकि उसमें 1.25 लाख सैनिक मारे गए थे, मतलब 1,25,000 के आसपास सैनिक इसमें मारे गए थे। तो उसमें मार धाड़ और खून खराबा देखकर इसका क्या होता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसने शपथ ली थी कि अब जिंदगी में कभी दोबारा युद्ध नहीं करूंगा, और उसने संन्यास ले लिया और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। तो इसी कारण इसने युद्ध में हार मान ली और राजा खारवेल इसमें जीत गया। और इस कलिंग के युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है, जो इसका 13वां शिलालेख है। ठीक है, अशोक के कितने शिलालेख हैं, 14 शिलालेख हैं। 14 शिलालेखों में से जो 13वां शिलालेख है, तो 13वें शिलालेख में इसका कलिंग के युद्ध का वर्णन उसमें मिलता है। ठीक है, अब देखिए बौद्ध धर्म का ये अनुयायी बन गया, तो हो सकता है बौद्धों ने कुछ ज्यादा ही लिख दिया हो कि मतलब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ही इसका हृदय परिवर्तन हुआ हो, तो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। अशोक के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो इनकी एक रानी भी हुआ करती थी। ठीक है, जो इनकी रानी हुआ करती थी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ठीक है, युद्ध करे करके। ठीक है, इसको उनकी पत्नी को मार धाड़ पसंद नहीं था, तो वो सन्यासी बन जाती है, उनको छोड़ देती है अशोक को। तो इस तरीके से हो सकता है उन्होंने पत्नी की वजह से ही छोड़ा हो। तो बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात बौद्ध धर्म वालों ने क्या पता ज़्यादा लिख दिया हो, तो ये चीज़ें कुछ भी हो सकती है। तो खैर छोड़ो, ये बीती बातें थी। ठीक है, प्राचीन भारत में ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई है 1030 ईस्वी में। तो महमूद गजनवी के बाद जो अगला शासक हम बात करेंगे यहाँ पर, वो होगा हमारा मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसको मोहम्मद गौरी बोला जाता है। तो मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए जैसे हमने मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा था, तो महमूद गजनवी के बारे में काफ़ी सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन मोहम्मद गौरी के बारे में उतने फैक्ट नहीं है। बस इसके 3-4 युद्ध हैं, उन्हीं को आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा यूनिट नंबर 27 होगा। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 26 करा था, तो 2 यूनिट में एक ही वीडियो में करा रहा हूँ, क्योंकि मोहम्मद गौरी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये छोटा सा चैप्टर होगा इसका। तो मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग बात करें तो इसका जन्म कब होता है, 1149 ईस्वी में होता है। 1149 में इसका क्या होता है, जन्म होता है। अब देखिए जो अफगानिस्तान वाला इलाका था, जो मैं पहले बता चुका हूँ, अफगानिस्तान वाले इलाके में क्या चलता था, गजनी साम्राज्य चलता था। तो अफगानिस्तान वाले इलाके में एक गौर इलाका हुआ करता था, गौर साम्राज्य या फिर गौर इलाका हुआ करता था। तो इस गौर इलाके में ही क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो जब इसका जन्म होता है तो बाद में जन्म के बाद 1173 ईस्वी में ये क्या बनता है, गौर राज्य का शासक बनता है। ठीक है, जो गौर राज्य होता था ये पहले जो महमूद गजनवी होता है, ठीक है, महमूद गजनवी होता है, महमूद गजनवी के अंतर्गत होता था। ठीक है, महमूद गजनवी के अधिकार में होता था उस टाइम पे गौर राज्य। बाद में महमूद गजनवी मर गया और मोहम्मद गौरी बड़ा हो गया उस टाइम 1173 ईस्वी में। ठीक है, 1173 ईस्वी के आसपास ये क्या हुआ, गौर जो राज्य था ये किसके अधीन हो गया, अब ये हो गया मोहम्मद गौरी के अधीन। ठीक है, पहले ये किसके अधीन होता था, गजनवी के अधीन होता था। जब ये गौर राज्य के जब गौर राज्य का शासक कौन बना, मोहम्मद गौरी बना 1173 ईस्वी में, तो ये इसके अधीन हो गया। ठीक है, अब देखिए जो मोहम्मद गौरी थे, मोहम्मद गौरी ने जो पहला आक्रमण करा था वो कब करा था, 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान के विरुद्ध करा था। ठीक है, मैंने मुल्तान एक जगह बताई थी जिसको महफूजा कहा जाता था, जब अरबों का मैंने बताया था। वहाँ पर जो अरब लोग थे, वहाँ पर से जब भारत से ऊपर की तरफ यहाँ पर को ऐसे गुर्जर प्रतिहार वंश जब आक्रमण करते थे, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के डर से महफूजा नामक जगह पर ये मुल्तान वाले जो अरब लोग थे वो भाग जाते थे। तो इसी मुल्तान पर इसने क्या करा था, पहला आक्रमण करा था। जो महफूजा नामक जगह थी, जो सोने का मंदिर था, इस पर क्या करा था, इसने पहला आक्रमण करा था। अब मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण देखें तो ये किसके खिलाफ होता है, ये होता है भीमदेव द्वितीय, या इसको भीम द्वितीय भी बोला जाता है। ठीक है, भीम प्रथम हमने पढ़ा था, सोमनाथ मंदिर वाला जो आक्रमण पड़ा था महमूद गजनवी का, उसके खिलाफ। अब जो भीम द्वितीय दूसरा शासक था, इसके खिलाफ मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण हुआ था। तो मोहम्मद गौरी का जो दूसरा आक्रमण हुआ था ये पाटन गुजरात में हुआ था। ठीक है, जो भीम द्वितीय थे ये पाटन गुजरात के उस टाइम पे शासक हुआ करते थे। तो यहाँ पर इसका आक्रमण हुआ जिसमें भीम द्वितीय जीत जाता है, गौरी इसमें हार जाता है। ठीक है,
गौरी जब इसमें हार जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ये तराइन का युद्ध लड़ता है। अब ये तराइन का युद्ध एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो तराइन के युद्ध के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है ये किस किस के बीच में होता है। तराइन का पहला जो युद्ध होता है ये होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, ठीक है। प्रथम युद्ध हुआ था हमारे 1191 ईस्वी में, ठीक है। 1191 ईस्वी में पहला युद्ध होता है जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य होता है। तो देखिए जो मोहम्मद गौरी होता है इस युद्ध में हार जाता है, और जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे इन्होंने सोचा कि मोहम्मद गौरी मर चुका है तो ये वहीं पर इनको छोड़कर वापस आ जाते हैं। तो जो मोहम्मद गौरी होते हैं वो बाद में क्या करता है कि अपनी सेना संगठित करके दोबारा इन पर आक्रमण करता है, और यही पृथ्वीराज चौहान तृतीय की गलती होती है कि ये इसको जिंदा छोड़ देते हैं। अब जो पृथ्वीराज चौहान थे इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा इस पर फोकस करें। तो शाकंभरी के ये चौहान हुआ करते थे जो अजमेर राजस्थान वाले इलाके पर इनका शासन चलता था, ठीक है। और जो ये अजमेर राजस्थान जो शाकंभरी के चौहान हैं इनके जो संस्थापक हुए वे चंद्रदेव हुए, ठीक है। संस्थापक कौन थे, ये चंद्रदेव हुए अजमेर राजस्थान के। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान जो थे शाकंभरी के चौहान थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में हरा दिया। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो मोहम्मद गौरी होता है ये अपना क्या करता है, सेना संगठित करके दोबारा युद्ध करता है। अब इस युद्ध में जो जयचंद नामक एक शासक होता है, ठीक है, जयचंद नामक एक शासक होता है, ये क्या करता है मोहम्मद गौरी का साथ देता है। और मोहम्मद गौरी का साथ देके ये पृथ्वीराज तृतीय पर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। अब ये इसका साथ देता है और पृथ्वीराज को धोखा दे देता है, कौन, जयचंद। क्योंकि जो जयचंद होता है जब इसकी बेटी का स्वयंवर चल रहा होता है तो बेटी के स्वयंवर में जो पृथ्वीराज थे इन्होंने इसकी बेटी को मतलब स्वयंवर से ही उठा लिया होता है, तो इसी का गुस्सा रहता है जयचंद को। तो जयचंद क्या कर देता है, मोहम्मद गौरी का साथ देके इन पर आक्रमण कर देते हैं। तो द्वितीय युद्ध 1 साल बाद ही होता है। पहला युद्ध 1191 में, दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो ये युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य होता है। तो इसमें क्या होता है, गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं। अब ये हारते क्यों हैं, क्योंकि जो जयचंद होता है ये इनको धोखा दे देता है पृथ्वीराज को, और धोखा देने के कारण और जयचंद का सपोर्ट भी था गौरी को, तो इस वजह से वो जीत जाता है, क्योंकि गौरी भी एक महान शासक हुआ करता था। तो देखिए जो गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज मारे जाते हैं इस युद्ध में, ठीक है, हार जाते हैं बेसिकली। तो जो गौरी द्वारा जो जीते प्रदेश थे, भारत में जितने भी प्रदेश इसने जीते थे वो क्या करते थे, अपने गुलामों यानी सेनापतियों को सौंप कर वापस गजनी लौट जाता है, ठीक है। जो गजनी इलाका था, गजनी वापस लौट जाता है महमूद गजनवी यानी मोहम्मद गजनवी। अब जितने भी इसने भारत पर जितने भी प्रदेश जीते, चाहे वो गुजरात वाला इलाका हो या फिर अजमेर वाला राजस्थान वाला इलाका हो, तो वो सारे इलाके जीतने के पश्चात इसके जितने भी गुलाम हुआ करते थे उनको इसने वहाँ का राज्य सौंप दिया और खुद वापस लौट गया गजनी, ठीक है। अब इसी के बाद एक इसके बीच में क्या होता है, चंदावर का युद्ध भी होता है। अब ये चंदावर जो क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है, कन्नौज में पड़ता था, ठीक है। कन्नौज यानी यूपी में ये पड़ता था, जिसको बोला जाता है इत्र नगरी, ठीक है। क्या बोला जाता है, इत्र नगरी। यहाँ पर इत्र बनते हैं काफी अच्छे अच्छे, तो कन्नौज को क्या बोला जाता है, इत्र नगरी बोला जाता है। उस टाइम पे ये चंदावर इसी इलाके में पड़ता था, ठीक है। तो चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में, ठीक है। 2 साल बाद ही 1194 में क्या होता है, चंदावर का युद्ध होता है। अब देखिए चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में होता है, गौरी और जयचंद के बीच में होता है। अब गौरी और जयचंद के बीच में क्या होता है, चंदावर का युद्ध होता है, तो इसमें गौरी जीत जाता है, जयचंद हार जाता है। अब पहले जयचंद ने इसी का सपोर्ट करा, बाद में इसी को उसने मार दिया। अब गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी जाती है, ठीक है। अब किसने करी ये तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे को बुक में मिला नहीं, तो हर बुक में अलग अलग देखने को मिलता है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए इसकी मृत्यु कब होती है, बाकी किसने मारा क्या मारा ये नहीं पूछा जाता। तो इसकी मृत्यु कब होती है, 15 मार्च 1206 ईस्वी में होती है, ठीक है। 15 मार्च 1206 ईस्वी में गौरी की हत्या हो जाती है। अब देखिए जो गौरी ने भारत में जितने भी प्रदेश जीते थे उसने क्या कर दिया था, अपने गुलामों यानी अपने सेनापतियों को सौंप कर गजनी वापस लौट गया था।
तो इनमें से जो इसके गुलाम हुआ करते थे, कौन कौन गुलाम हुआ करते थे? एक तो इसके गुलाम हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन कौन हुआ करते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक इसके गुलाम हुआ करते थे। इसके अलावा इसके कौन कौन से गुलाम हुआ करते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा एक होते थे यालदोज। ठीक है, कौन कौन होते थे? एक होते थे यालदोज, एक होते थे कुबाचा, ठीक है, एक होता था इल्तुतमिश। ठीक है, कौन कौन? अब देखिए, एक यालदौज है, ये एक कुवाचा है, एक इल्तुतमिश है और एक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, तो ये सारे क्या हुआ करते थे? गौरी के गुलाम हुआ करते थे। तो इतने सारे गुलामों को इसने सारे प्रदेश बांट दिए जितने भी भारत में इसने जीते थे। तो लेकिन जो इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसका क्या होता है? प्रिय गुलाम होता है, यानी सबसे प्यारा गुलाम इसका कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। अब जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने कौन सा दे दिया? दिल्ली वाला जो इलाका, और दिल्ली सल्तनत जो बनता है बाद में, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनाता है। ठीक है, बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक आता है उसे दिल्ली मिला, तो दिल्ली पर इसने वहाँ पर नींव रखी। तो वहाँ पर जो नींव रखी गुलाम वंश की, तो बाद में वहाँ पर दिल्ली सल्तनत का इसने वहाँ पर ये दिल्ली सल्तनत का क्या बन जाता है? राजा बन जाता है, वहाँ का सुल्तान बन जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत इसके बाद हम यूनिट नंबर 28 इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये चीज़ें थी गौरी के बारे में। गौरी ने भारत में जितने प्रदेश जीते वो अपने सारे गुलामों को बांट दिए। जो इसका प्रिय गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ऐबक को इसने क्या करा? दिल्ली सल्तनत दे दिया और वहां का शासक इसको बना दिया। बाद में दिल्ली के जो दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत पर ये क्या करता है? गुलाम वंश की स्थापना करता है। अब देखिए, गुलाम वंश की स्थापना करता है। अब गुलाम वंश इसको इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि देखिए, जो गुलाम वंश में सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम था। बाकी जो इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम थे। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आएगा, इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी आएगी रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान के बाद काफ़ी सारे शासक आएंगे, तो वो तो गुलाम नहीं थे ना, तो इसको गुलाम वंश इसलिए नहीं बोला जा सकता। इसीलिए इसको बोला जाता है ममलूक वंश। ठीक है, क्या बोला जाता है? ममलूक वंश, या इसको दास वंश भी बोला जाता है। दास वंश या गुलाम वंश एक ही चीज है, इसको इसीलिए ममलूक वंश बोला जाता है। ठीक है, गुलाम वंश को क्या बोला जाता है? ममलूक वंश बोला जाता है। तो ये सारे वंश हम लोग धीरे धीरे बाद में पढ़ेंगे। जब गुलाम वंश के बाद अगला जो आएगा खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। लोदी वंश का जो अंतिम शासक होगा इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी क्या होगा? लोदी वंश का अंतिम शासक होगा। उसको बाबर हरा देगा। बाबर 1526 ईस्वी में उसको हराएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगी? मुगलों की नींव पड़ेगी। फिर मुगल आते हैं। फिर मुगल जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हमारा आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 ही सेशन बचते हैं। सेशन का मतलब 2 ही हमारे यहाँ यूनिट बचते हैं बड़े वाले। एक हमारा सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत, दूसरा हमारा मुगल काल, मुगल वंश। तो ये 2 चीजें हम लोग धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर करना। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।